हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। मतलब ये आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर होने वाला है रियल नंबर्स का। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं रियल नंबर्स पे, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 खत्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3, लेकिन उससे पहले जो भी बेसिक थियोरीज है, बेसिक कंसेप्ट है प्रैक्टिस सेट 2.3 में लगने वाले, उसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सर्ड। ये जो टॉपिक है वो पूरे चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन जो हमको टेक्स्ट बुक में गिवन है उसको पढ़ लेते हैं। तो इधर लिखा है, इफ ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड nth रूट ऑफ ए इज एक्स एंड इफ एक्स इज एन इरेशनल नंबर देन एक्स इज कॉल्ड अ सर्ड। लेकिन हमको ये जो हमने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ा, उससे हमको कुछ नहीं समझ में आया। आई नो आपको भी, किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमको ये जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में गिवन है उससे हमको कुछ नहीं समझ में आता है, और इधर ही नहीं, हमको किधर भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें भी डाल के रखते हैं। तो हम फटाफट से हमारी खुद की लैंग्वेज में, या फिर हम खुद हमारा जो सर्ड का एक टॉपिक है उसको आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर मैं सर्ड को आसान भाषा में समझाऊँ, तो सर्ड हमेशा एक ऐसा नंबर होता है जो रूट के अंदर होगा और वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सर्ड के मेनली दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में आता है कि सर्ड हमेशा एक रूट के अंदर रहेगा, और दूसरा कंडीशन, थर्ड हमेशा एक इरेशनल फॉर्म में रहेगा और उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड जो हमारा थर्ड है वो हमेशा रूट के अंदर रहेगा, विल ऑलवेज बी अंडर रूट साइन, मतलब ये वाले साइन के अंदर रहेगा। और सेकेंड वाला क्या था कि वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। मतलब अगर कोई नंबर या फिर कोई वैल्यू ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो सर्ड है। अगर हमको पता चला कि रूट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वो रैशनल नंबर बन सकता है, तो वो हमारा सर्ड नहीं होगा। इसके आगे क्या लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज nth रूट ऑफ ए। मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो साइन बनी हुई है इसको हम क्या पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ ए। मतलब ए कोई नंबर है और उसके nth रूट में अगर कोई एक और एक नंबर है वो भी पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो वो एक सर्ड हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सर्ड होगा, लेकिन वो सर्ड हो सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं n क्या होता है। n को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। मतलब ये एक जो सर्ड रहेगा, सपोज ये एक सर्ड है तो उसका ऑर्डर जो भी रहेगा वो एन रहेगा। फिर उसके बाद ये वाली जो साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। एंड हमारा जो ए है इसको हम कहते हैं रेडिकैंड, ए को हम कहते हैं रेडिकैंड। तो आई होप आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई है। लेकिन अभी हमको एक एक ऐसी वैल्यू दे दिया, सपोज हमको एक ऐसे वैल्यू दे दिया अंडर रूट 10 या फिर अंडर रूट 16, और हमको पूछ लिया कि बताओ ये जो इरेशनल नंबर है ये सर्ड है या नहीं। मतलब हमको पता है ये इरेशनल है या नहीं है, लेकिन हमको ये बात पता लगाना है कि ये सर्ड है या नहीं। मतलब अब रूट 10 और रूट 16 में से कौन सा सर्ड है और कौन सा नहीं, इसको हमको पता लगाना है। तो इसका मैं एक जनरल फॉर्म लिख दूँ। मतलब अभी हमको पता लगाना है कि ये जो सपोज एक रूट ए है, तो हमको ये पता लगाना है कि जो रूट ए है वो एक सर्ड है या नहीं। मतलब रूट ए जो है वो सर्ड है या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, जैसे ही हमको पूछे कि ये ऐसा कुछ वैल्यू दे दे और पूछे कि ये बताओ सर्ड है या नहीं, तो हमको ये वाला जो नंबर है जो रेडिकैंड है, मतलब जो रेडिकल साइन के अंदर है, जो रेडिकैंड जिसको हम रेडिकैंड बोलते हैं, सपोज ये वाला जो नंबर है इसको हम कहते हैं रेडिकैंड। तो हमको सबसे पहले रेडिकैंड को देखना है, एंड देन हमको ये सोचना है कि एक नंबर ले और उसी को वही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेडिकैंड की वैल्यू आती है नहीं। सपोज हमने एक नंबर ले लिया, सपोज n, एक नंबर है n, और उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब n इंटू एन, हमको दो अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको एक ही नंबर लेना है और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर ये नंबर की वैल्यू अगर a आती है
अगर हमने एक नंबर लिया और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करा और आंसर हमको मिला ये रेडिकेंड जो ए है, मतलब इसकी वैल्यू, अगर ये आंसर और ये जो रेडिकेंड है इसकी वैल्यू सेम है तो ये सर्ड नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अनइक्वल है, मतलब इफ इट इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो एक सर्ड है। अगर ए मिल गया तो सर्ड नहीं है, लेकिन अगर ए नहीं मिला तो ये हो जाएगा एक सर्ड। इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको हम एक शॉर्ट में इधर लिख देंगे और इसका हम बेसिक एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हम ले लेंगे √1। हमको देखना है कि ये जो √1 है वो एक सर्ड है या नहीं है। तो हमको ये जो रेडिकेंड है सबसे पहले उसको देखना है, एंड देन हमको ये सोचना है कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद या क्या ये जो रेडिकेंड है वो आंसर के रूप में आएगा क्या। तो हमको पता है कि अगर हम 1 इंटू 1 करें, हमको ये जो दोनों नंबर्स लेने हैं वो सेम नंबर लेने चाहिए। अगर हम 1 इंटू 1 करें तो उसका आंसर आता है हमको 1, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल है। अगर हमको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल मिला, मतलब ए हमको मिला रेडिकेंड के इक्वल, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। तो मतलब ये जो √1 है दैट इज नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड, मतलब ये सर्ड नहीं है। सिमिलरली अगर हम √2 देखें तो ऐसा कोई नंबर हमको फटाक से सोचना है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आता है, यानी हमको ये रूट साइन फॉरगेट कर देना है थोड़े टाइम के लिए। हमको क्या सिर्फ रेडिकेंड को देखना है और सोचना है कि अगर हम कोई एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या 2 आंसर में आएगा क्या। तो नहीं आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम अगर वापस से उसी को मल्टीप्लाई करें और आंसर 2 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू ए आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड, मतलब ये हो जाएगा एक सर्ड। फर्दर हम एग्जांपल्स ले, सपोज हमने ले लिया √3 और हमको देखना है √3 एक सर्ड है यानी। तो आप मुझे बताओ, एक नंबर अगर हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर 3 आता है क्या। नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें और आंसर के रूप में 3 आए। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड। इसके बाद हम अगर √4 ले तो √4 अभी हमको 4 देखना है। अगर हम एक वैल्यू ले, एक नंबर ले और उसी को वो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 आता है क्या। यस आता है। अगर हम 2 इंटू 2 करें दैट इज इक्वल टू 4, मतलब हमने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा और आंसर के रूप में हमको वो वैल्यू आई जो रेडिकेंड थी। तो ये वाला जो वैल्यू है √4 की, ये सर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट अ सर्ड, मतलब ये सर्ड नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक और एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ रूट साइन है तो हम जब भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा 2 रहता है। मतलब हम जब भी ऐसा लिखेंगे √4 या फिर √16 तो यहाँ पर हमेशा 2 रहता है, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब क्या, अगर हम इधर 4⁻²2 लिखे तो इसको हम पढ़ते हैं 4 स्क्वायर, लेकिन अगर हम रूट के ऊपर इधर 2 लिख दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। और अगर ये 2 से ज़्यादा वैल्यू रही, सपोज ये √8 √3 रहा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 रहा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। या फिर अगर इधर n रहा तो इधर क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a। अगर सपोज एक नंबर है 6th रूट ऑफ 8 तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 6th रूट ऑफ 8। तो जब भी ऐसा कोई नंबर है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं उसको हम कहेंगे सर्ड, और जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम सर्ड नहीं बोलेंगे। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। इधर तो हमने स्क्वायर रूट का समझ लिया था, मतलब इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर 2 है। ये स्क्वायर रूट के बारे में हमने समझ लिया था। अब हम समझेंगे क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट, अब हमको अगर कोई भी सर्ड या फिर कोई भी इररेशनल नंबर अगर क्यूब रूट के फॉर्म में, तो ये सर्ड है या नहीं कैसे पता लगाए, इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। सपोज ये गिवन है हमको कि क्यूब रूट ऑफ ए हमको फाइंड कर दिया गया है और फाइंड करना है कि ये सर्ड है या नहीं। तो जैसे हम कोई दो नंबर सोचते थे, मतलब अगर हमको स्क्वायर रूट का सर्ड निकालना था, मतलब अगर स्क्वायर रूट को हमको ये पहचानना था कि ये सर्ड है या नहीं है, तो हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अभी हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सपोज हम n को मल्टीप्लाई करेंगे विद n एंड इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे विद n, मतलब यहाँ पर जैसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा था वैसे ही हम यहाँ पर 3 बार n को, मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे।
इफ़ दिस इज इक्वल टू ए, मतलब ये नंबर रेडिकैंड के इक्वल है तो ये सर्ड नहीं है, और अगर ये नंबर इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब ये रेडिकैंड के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा एक सर्ड। तो आई होप आपको ये जो क्यूब रूट वाला फंडा है वो भी अच्छे से समझ में आया है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ 1 लिखेंगे एंड ये देखेंगे कि ये सर्ड है या नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि ऐसे कोई नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर 1 आता है। यस, ऐसा एक नंबर है जिसको हम 1 बोलेंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करें तो इसका आंसर आता है 1। तो ऐसा नंबर है कि जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1, और यही वैल्यू है रेडिकैंड की। मतलब अगर यही वैल्यू है रेडिकैंड की तो ये सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड। मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ 1 है वो सर्ड नहीं है। सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2 देखें, क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये सर्ड हो गया। जैसे मैंने इधर बताया था कि दो नंबर्स, सॉरी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, जैसे दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आता है, वैसे अगर हम 3 बार एक नंबर को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 2 नहीं आएगा। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड। सिमिलरली अभी हम क्यूब रूट ऑफ 3 देखें, मतलब थर्ड थर्ड रूट ऑफ 3 देखें, तो ये भी सिमिलरली जैसे इधर 2 बार मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा था, वैसे इधर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा, तो इधर भी वही हो जाएगा, दिस इज अ सर्ड, मतलब ये वाला भी सर्ड है। फिर उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 4, हमने देखा था कि अगर हम 2 इंटू 2 करें तो ये क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, लेकिन अभी हमको इधर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका आंसर 4 है, तो ये भी हो जाएगा दिस इज अ सर्ड, मतलब ये भी एक सर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड रूट ऑफ 5, तो ये भी एक सर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड रूट ऑफ 6 एंड थर्ड रूट ऑफ 7, ये भी एक सर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ना तो 5 आएगा, ना तो 6 आएगा, और ना कि 7 आएगा। लेकिन अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 देखें, क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका एक नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आएगा। क्या है? 2 है। अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, मतलब इधर तक 4 आ गया, एंड 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करें, मतलब 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 8 आ रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू द रेडिकेंड। तो ये वाला जो रहेगा ये भी एक सर्ड नहीं रहेगा, नॉट अ सर्ड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ गई होगी कि हम सर्ड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। मतलब अगर कोई सर्ड है, सपोज ये एक सर्ड है, इसको मैंने लिख दिया √32, तो ये हमको देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए हमको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। फैक्टर्स कैसे निकालते थे ये हमने 5th 6th स्टैंडर्ड में सीखा है। फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेना होता था। फिर उसके बाद में जो राइट साइड था उधर हम 32 लिखते थे, मतलब ये जो रेडिकेंड है उसकी वैल्यू हम राइट साइड में लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर 2 से या फिर 3 से हम इसको हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इधर जैसे 2 से डिवाइड करा, 2 16 ज़ा 32, देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4। आई होप आपको ये चीज़ आ रही होगी। सपोज अगर हमको निकालना होता था फैक्टर्स, सपोज कोई नंबर के, और वो नंबर है सपोज 30, तो इसका हम फैक्टर्स कैसे निकालते थे, इधर हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2 से डिवाइड करते थे। 2 15 ज़ा 2 15 ज़ा करें तो आंसर आता है 30, देन उसके बाद हम 3 से डिवाइड करते थे। 3 5 ज़ा 15, क्योंकि 3 5 ज़ा 15, मतलब ऐसे डिवीजन होता है 3 5 ज़ा 15, 3 2 15 ज़ा 30, मतलब ऐसे डिवीजन चलते आता था और हम ऐसे फैक्टर्स निकालते थे। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। फिर उसके बाद अब हम किसी से नहीं कर सकते, तो 5 1 ज़ा 5, मतलब जब तक ये राइट साइड में 1 नहीं आता था तब तक हम डिवाइड करते रहते थे। तो आई होप आपको ये वापस से रिकॉल हो गया होगा। इसके बाद हम वापस से इधर आते हैं, देन 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, मतलब इधर भी 1 आ गया तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, और ये क्यूब रूट है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो ये 2 2 की साइन बनेगी, मतलब इधर जो भी वैल्यू है उसके हमको ग्रुप बनाना है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 2 का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर हम 2 2 के ग्रुप बनाएंगे। सपोज ये 2 एक ग्रुप हो गया, एंड ये बाहर आ गया 2, ये 2 एक ग्रुप हो गया, ये बाहर आ गया 2, एंड ये ग्रुप नहीं हो रहा है, तो इसको हम बेचते थे रेडिकल के अंदर, मतलब ये हो जाता था रेडिकेंड।
एंड ये जो 2 इंटू 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, इसकी वैल्यू होती थी 4 एंड 4 को हम बाहर लिखते थे। मतलब ये जो रूट 32 है, अंडर रूट 32 की वैल्यू जो है वो है 4√2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड का मतलब ये जो रेडिकल साइन है इसके अंदर हमेशा सबसे छोटी वैल्यू, मोस्ट पॉसिबल छोटी वैल्यू आनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये हो जाएगा एक सर्ड, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो ये एक सर्ड नहीं होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये सर्ड नहीं होगा। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई मोर फर्दर नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा एक सर्ड। मतलब ये जो 4√2 है, 4√2 इज ऑल्सो अ सर्ड। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सिमिलर और लाइक सर्ड्स। मतलब सिमिलर सर्ड्स क्या होता है, या फिर इसी को हम लाइक सर्ड्स बोलते हैं। सपोज मैंने इधर 2 सर्ड लिख दिए, सपोज 4√2 एंड 5√2। तो इधर क्या है, इधर जो लास्ट में जो रेडिकल के अंदर वैल्यू आ रही है वो √2 है, मतलब रूट के अंदर 2 है। तो इसका मतलब ये जो दोनों सर्ड्स है वो लाइक सर्ड्स है। मतलब ये अगर ये जो इतना पार्ट है सर्ड का, मतलब ये वाला जो रूट के अंदर वाला पार्ट है सर्ड का, अगर वो 2 सर्ड में इक्वल है तो ये वाले जो 2 सर्ड्स रहेंगे वो दोनों लाइक सर्ड रहेंगे, लाइक सर्ड। और लाइक सर्ड हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म का निकालते हैं। मतलब सपोज अभी हमको एक वैल्यू दे दी √32 एंड 7√2 और हमको ये पूछ लिया कि ये वाले जो 2 सर्ड्स है बताओ ये लाइक सर्ड्स है या नहीं। तो हमेशा हम ये जो नॉन सिंप्लीफाइड है, मतलब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आया था वो आया था 4√2। तो हम इधर भी सिमिलर तरीके से 4√2 लिख देंगे, 4√2 एंड 7√2, 4√2 और 7√2। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला √2 वाला साइन है, अगर ये √2 और √2 है तो ये हो जाएंगे हमारे लाइक सर्ड्स। लेकिन अगर 2 सर्ड्स हमको दिए हैं, सपोज 4√2 एंड 4√3, और ये हमको पूछा है कि ये लाइक सर्ड्स है या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो रूट के अंदर साइन है वो है √3 और ये है √2। अगर √3 और √2 डिफरेंट है तो ये लाइक सर्ड्स नहीं होंगे, तो ये अनलाइक सर्ड्स होंगे। तो इसको हम कहेंगे दे आर अनलाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स। और ये जो सर्ड्स है वो होंगे लाइक सर्ड्स, लाइक सर्ड्स। तो आई होप आपको ये जो लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। मतलब ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमको ये पहले पूछा करते थे कि 8 या फिर तो क्या है 8 और 7 में से कौन सा बड़ा है, तो हम डायरेक्टली बोल देते थे कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7। तो सिमिलरली अब क्या होगा, अब हमको ये पूछेगा कि √8 और √7 में से कौन सा बड़ा है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि 8 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। तो यहाँ पर √8 विल बी ग्रेटर देन √7। लेकिन इसको थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा जाएगा। सपोज हमको ये पूछा जाएगा कि हमको ये बताओ कि ये वाला जो साइन है 4√2 एंड 5√3, इनमें से कौन सा वाला जो रूट वाला साइन, मतलब इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर रिवर्स करेंगे। मतलब जैसे हम 4√2 को उल्टा करेंगे, मतलब ये 4 जो है उसको हम अभी रूट के अंदर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब ये 4 रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 4। मतलब जब भी कोई नंबर रूट के अंदर जाता है, इधर मैं आपको एक रफ वर्क बता दूं, अगर मैं लिखूं कि ये जो 4 है इसको अगर हमको रूट के अंदर भेजना है तो वो हो जाएगा 4 इंटू 4। आई होप आपको ये चीज़ समझ रही है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5, तो 5 को अगर हमको रूट के अंदर भेजना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। मतलब ऐसे तरीके से, मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर भेजना होता है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर अगर मुझे 4 को रूट के अंदर भेजना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 4, अंडर रूट 4 इंटू 4। एंड इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय √2, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में ये √2। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 4 4 16 इंटू, इधर ही हम कर देंगे इंटू 2, क्योंकि रूट की साइन हम बड़ी कर देंगे। हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सर्ड भी देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू टू विच इज़ इक्वल्स टू √32। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है √32, जो हमने इधर देख लिया था। जैसे √32 की वैल्यू 4√2 है, वैसे ही 4√2 की वैल्यू हमको मिल गई √32। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद इसका कैसे फाइंड करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमको 5 को रूट के अंदर भेजना है तो कैसे भेजेंगे? √5 इंटू 5 एंड √3 एज इट इज इंटू √3 एंड देन यहाँ पर हमारा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। जैसे 5 5 से 25 इंटू 3, और इसके बाद ये हो जाएगा √25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। अब हमको देखना है कि 32 बड़ा है या फिर 75 बड़ा है। ये तो क्लियरली हमको पता है कि 75 इज ग्रेटर देन √32। इसका मतलब जो √75 है दैट इज ग्रेटर देन √32। आई होप आपको ये जो कंपैरिजन आंसर्स है ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम बढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड। मतलब जब भी हम दो सर्ड को ऐड करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर हम चारों ऑपरेशन में से कोई एक सर्ड हम करते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर कोई सर्ड लाइक सर्ड है, लाइक सर्ड मैंने क्या बताया था, जिसके पीछे या फिर तो √2 रहे, मतलब अगर दोनों के पीछे सेम रूट के अंदर रेडिकेंड रहे तो वो हो जाएंगे लाइक सर्ड, और अगर अलग अलग रहे तो वो होता है अनलाइक सर्ड। तो हम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक सर्ड पे करते हैं। तो सपोज अगर हम एडिशन करें, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि पहले हम एडिशन सीखेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सपोज हमको दो वैल्यूज गिवन है, सपोज इधर गिवन है 9√13 एंड 5√13, और इसको हमको बोला है ऐड, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो इधर हम प्लस साइन लगा देंगे। अभी हमको देखना है कि ये लाइक सर्ड है या नहीं, मतलब ये वाला जो पार्ट है दोनों सर्ड्स में वो सेम है या नहीं। तो इधर हमको क्लियरली दिख रहा है कि रेडिकेंड हमारा 13 है, मतलब रेडिकल के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 13 है। तो ये इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे ऐड करेंगे एंड √13 को एज इट इज रहने देंगे। तो 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14, दिस इज इक्वल्स टू 14 एंड रूट में आ जाएगा इधर 13, मतलब ये जो √13 है उसको एज इट इज एक बार लिख देंगे, और बाकी का जो पार्ट है, मतलब जो रैशनल पार्ट है 9 + 5 इसको ऐड करेंगे एंड जो इर्रेशनल पार्ट है उसको एक बार लिख देंगे। आई होप आपको ये एडिशन समझ में आया होगा। सिमिलर तरीके से एक और एक एग्जांपल ले। सपोज हमको बोला है 5 या फिर इस बार लेंगे 6√7 + √7, मतलब अभी हमको 1√7 को, या फिर इधर कुछ भी नहीं है इसका मतलब इधर 1 है, तो यहाँ पर हमको 6√7 को √7 में ऐड करना है। इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है, तो इधर लेकिन हम 1 की जगह पर कुछ नहीं लिखते। तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7 एंड इधर जो √7 है वो एज इट इज। आई होप आपको ये जो एडिशन वाला पार्ट है वो समझ में आया। अगर एडिशन समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको हम एक एग्जाम्पल को इरेज कर देंगे एंड आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे हम सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे सेम वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर हम लिखेंगे 9√13 - 5√13, और इधर हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर 9 - 5 करेंगे एंड √3 एज इट इज लिख देंगे। 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4 एंड √13 एज इट इज, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √13। तो आई होप आपको ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक या फिर अनलाइक सर्ट देखते थे, वैसे इधर कुछ नहीं है। हम किसी को भी किसी में ऐड, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को भी किसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सपोज मैंने इधर नंबर ले लिया √3 इंटू √6, मतलब ये दोनों अनलाइक सर्ट्स है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम एक ही रूट साइड के अंदर लेके आ जाएंगे, मतलब 3 × 6, एंड यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 6 = 18 और इसका वैल्यू हो जाएगा √18। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। और अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो पीछे हमने देखा था सिंप्लीफाई करने के लिए हमको फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे 18 और इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 × 18, फिर उसके बाद 3 से, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3। जब तक 1 नहीं आया तब तक डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, मतलब 2 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप 3 का बन गया और 3 को हमने बाहर निकाल दिया, मतलब 3 बाहर आ गया रूट की साइन से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रूट, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ 2। क्यों, क्योंकि रूट 2 का जो है वो उसका ग्रुप नहीं बना है, तो इधर 2 अंदर आ जाएगा और इधर हम लिखेंगे 3√2। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। ये चीज़ करना तो रेडी नहीं था, ये तो बस मैंने सिंप्लीफाई करने बता दिया। इसका जो असली वैल्यू हो जाएगी
वो हो जाएगी √18। तो मल्टीप्लिकेशन का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम एक और एग्जाम्पल से सीखें, सपोज हमने मल्टीप्लाई करा 5√10 इंटू 4√6, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो कैसे करेंगे, हम रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इर्रैशनल पार्ट को इर्रैशनल पार्ट से। तो इधर हम करेंगे दिस इज इक्वल टू 5 4 20 इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, और ये रूट साइन के अंदर आ जाएगा 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 60। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20√60, और इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो वही हमको फैक्टर्स निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम डिवीजन। डिवीजन भी सिमिलर तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पर बोल दिया कि हमको डिवाइड करना है √75 को बाय √5, मतलब हमको इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर √75 डिवाइडेड बाय √5 लिखेंगे, रूट की साइन कंबाइन कर देंगे, मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू द होल अंडर √75/5, और जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे, जैसे हम डिवाइड करते थे, वैसे डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बचा 2, और 5 5 ज़ा 25 मतलब 15, मतलब इधर जो इसका आंसर है वो आ रहा है 15। तो है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। इसके बाद बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट। मतलब रैशनलाइजेशन करते क्यों है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर हम कोई आंसर लिखे, मतलब एक क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते करते हमको एक स्पेसिफिक आंसर मिला, और आंसर की जगह पर है 2/√3, तो हमारा मैथ्स का बेसिक रूल क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली साइन नहीं रखते। क्यों, क्योंकि ये मैथ्स का एक रूल है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में हमको अंडर रूट की साइन मिले तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय ये जो डिनोमिनेटर है उससे। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे इनटू √3/√3। इसको कहते हैं हम, इस स्टेप को, ये जो स्टेप किया हमने उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। फिर से एक बात बता दूं, अगर कोई हमको एक क्वेश्चन मिला है और उसको सॉल्व करते 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 हमको, सपोज एक क्वेश्चन है और उसको हमको सॉल्व करते करते हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिला जिसकी वैल्यू थी 2/√3। तो मैथ्स का रूल क्या है कि हम हमेशा जो रूट की साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इधर है √3, तो यहाँ पर हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो रूट और रूट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, इधर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2√3, ये तो सिंपल हो जाएगा ना, 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 2√3, और इधर क्या होगा अपॉन √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, एक रूट के अंदर ही 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3², मतलब ये यही हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3², और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 3। तो इस तरीके से हमने जो डिनोमिनेटर में रूट की साइन थी उसको हटा दिया। तो बेसिकली हमारा यही एक यूज़ होता है कि हम डिनोमिनेटर में हमेशा रूट की साइन कभी नहीं रखते। तो दैट्स इट, ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था या फिर जो कंसेप्चुअल पार्ट था, जो थ्योरेटिकल पार्ट था प्रैक्टिस सेट 2.3 से पहले का, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम बढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। इधर लिखा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। मतलब हमको ये जो सर्ड्स है उनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर मतलब मैंने आपको बताया था सर्ड्स हमेशा कैसे रिप्रेजेंटेड रहते हैं, nth पावर ऑफ या फिर nth रूट ऑफ a। मतलब a जो n है इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ये जो रूट की साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल, एंड ये जो a है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। लेकिन हमको इधर क्या पूछा है, हमको सिर्फ इधर ऑर्डर पूछा है, मतलब इधर हमको n की वैल्यू पूछा है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस में n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इधर लिखा है थर्ड पावर ऑफ 7, या फिर इसको ही हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 7। तो इधर n की वैल्यू क्या है, इधर n की वैल्यू है 3, तो इधर इसका जो आंसर रहेगा ऑर्डर विल बी 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इसके बाद इधर ही 5√12, 5√12 इधर हमको क्या है, इधर ये जो रूट के ऊपर है इधर कोई भी नंबर नहीं है, और मैंने आपको इधर बताया था अगर कोई भी नंबर नहीं होता है, यही वाले पेज पर बताया था, इधर अगर कोई भी नंबर नहीं होता है तो इधर हमेशा 2 आता है। मैंने शायद इसको इरेज कर दिया, लेकिन फिर से बता दूं कि अगर हम एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में कोई नंबर लिखे और इधर √a लिख दे
और इधर कोई नंबर ना हो तो इधर ऑटोमेटिकली इधर 2 रहता है, लेकिन हम इसको लिख के बताते नहीं है। तो इधर भी जैसे नहीं लिखा है लेकिन इधर 2 है, तो इधर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 2। यहाँ पर ऑर्डर क्या है 4, क्योंकि इधर 4th रूट ऑफ 10 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 4। फिर उसके बाद इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इधर क्या है, इधर 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 2। एंड सिमिलरली यहाँ पर 3 है तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर विल बी 3। तो आई होप आपको ये जो ऑर्डर वाला कंसेप्ट है वो समझ में आया है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इधर लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड। मतलब ये जो हमको जो वैल्यूज गिवन है ये हमको पता लगाना है कि ये सर्ड है या नहीं, और इसका जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब इसका रीज़न भी देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वो रूट के साइन के अंदर रहना चाहिए और दूसरा क्या, वो सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए। तो इधर तो हमको देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वो सब रूट के अंदर है, तो मतलब एक तो जो हमारा कंडीशन था वो तो क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कि कौन से सिंप्लीफाई हो रहे हैं और रैशनल नंबर बन रहे हैं और कौन से सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। तो सबसे पहले अगर हम हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो इधर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 51। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने इधर बताया था जब भी हमको क्यूब रूट का फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ ऐसे एक नंबर देखना है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो रेडिकेंड है उसके इक्वल है। तो हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 51। इसका एक और एक मेथड है, और वो मेथड क्या है, हम फैक्टर्स के हेल्प से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम फैक्टर्स निकालें 51 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो इसको कैसे करेंगे, 17 3 ज़ा 51 और 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं हो रहा है, मतलब हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते, मतलब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो एक सर्ड है, हेंस दिस इज सर्ड। और इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि ये जो वैल्यू है ये दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वैल्यू या फिर दिस इर्रेशनल नंबर, दिस इर्रेशनल नंबर इज असर्ड। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, सिंस इट कैन नॉट बी simplified into a rational number। मतलब ये जो इर्रेशनल नंबर है वो एक सर्ड है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एक सर्ड है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन वो क्या है, 4th रूट ऑफ 16। मतलब हमको ऐसा एक नंबर देखना है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें। मैंने इधर बताया था अगर हमको स्क्वायर रूट चाहिए तो 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अगर क्यूब रूट चाहिए तो 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और अगर 4 5 6 7 जितनी भी बार चाहिए उतनी बार हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और इसका एक सेकेंड मेथड क्या है, हम यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स है उसको निकाल सकते हैं। सपोज 16 के फैक्टर्स निकाले तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इसके ग्रुपिंग करें, हमको इधर क्या करना है, ये जो 4 है इधर जो नंबर है उतने का ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बना देंगे। ये 1 2 3 एंड 4, मतलब ये चारों का एक ग्रुप बनेगा एंड देन ये बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो 2 है वो जो रेडिकेंड है उससे बाहर निकलकर एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 2। मतलब ये जो इतनी वैल्यू है, ये जो इर्रेशनल की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड, सिंस, इसका रीजन भी देना पड़ेगा, सिंस ये जो 4th रूट ऑफ 16 है, 4th रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 is a rational number and 2 is a rational number। तो अब आपको ये जो कैसे सर्ड फाइंड करना है उसका एक अच्छा आइडिया लग रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 5th पावर ऑफ 81।
तो इसका भी हम एक बार जो फैक्टर्स है वो निकाल लेंगे। तो इसका भी एक बार फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 81 इधर लिखेंगे। फिर 81 किसके टेबल में जाता है? 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 7 ज़ा 21। फिर उसके बाद 3 से वापस डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27। फिर उसके बाद वापस है 3 से, फिर 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको 5 का ग्रुप बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पर सिर्फ 4 का ही ग्रुप बन रहा है। तो ये क्या होगा? ये एक सर्ड होगा क्या? नहीं, हमको इधर 5 का ग्रुप बनाना है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस करेंगे। सपोज हमको 81 का फैक्टर्स निकालना है, तो 81 यहाँ पर लिख दिया। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 इंटू 2 6 एंड 2 बचा, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। फिर 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। फिर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पर 4 बार हम अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 81। तो मतलब ये जो 5 का हमको ग्रुपिंग करना है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर 5 है ना, और हमको 5 का ग्रुपिंग करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम उल्टा तरीके से देखें, अगर हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करें, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 81। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि किसी नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए 81। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, दिस इज अ सर्ड, दिस इरैशनल नंबर इज अ सर्ड, दिस irrational number is absurd। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस इट cannot be simplified। मतलब अगर ये, जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी इरैशनल नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा एक सर्ड। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसको भी सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 256 के हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 256 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। राइट साइड में लिखेंगे 256 एंड इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 1 कैरी एंड 2 8 ज़ा 16। फिर वापस से 2 से डिवाइड, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर वापस से 2 से डिवाइड, 2 32, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। और एक एक लाइन ऐसा अगर आपको लग रहा है तो एक एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ताकि नीटनेस जो है वो बरकरार रहे और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। मतलब अभी हमने यहाँ पर पूरे के पूरे 256 के सारे फैक्टर्स निकाल दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है, मतलब हमको 2 के ग्रुपिंग करना है। तो इसको ये 2 का ग्रुप करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2। फिर ये इसको ग्रुप करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। फिर इसको ग्रुप करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। एंड देन इसको ग्रुप करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। और ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। मतलब अगर हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ रहा है 16। एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 256 है, अंडर रूट 256 है, इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 16। मतलब ये जो रूट 256 है, इसकी वैल्यू है 16। तो इधर हम क्या लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो ये सर्ड नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट अ सर्ड सिंस अंडर रूट 256 इज, या फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे, सिंस अंडर रूट 256 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ये इसको, इसकी भी हम एक बार फैक्टर्स निकाल लेंगे। 64 का एक बार फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 64, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी, 2 6 ज़ा। फिर उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो मतलब यहाँ पर हमको 3 3 की ग्रुपिंग करना है, तो 3 3 की इधर ग्रुपिंग कर देंगे।
1 2 3, ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2, एंड 1 2 3 ये भी 3 नंबर्स है, मतलब ये भी 3 2 है, तो इसको भी हम एक 2 बन के बाहर निकालेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 4, इसका मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ 64 है इसकी वैल्यू है 4। दिस इज इक्वल टू 4 एंड हेंस दिस इज नॉट अ सर्ड। दिस इज नॉट अ सर्ड। क्यों? क्योंकि सिंस क्यूब रूट ऑफ 64 is equals to 4 and 4 is a rational number. Rational number. तो आई होप आपको ये 5 सम अच्छे से समझ में आओगे। इसके बाद हम ये वाला सम सॉल्व करेंगे। ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज अगर हम इसको अभी फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये क्या है 22/7। 22/7 इसका मतलब ये पाई की वैल्यू है और पाई हमेशा इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि पाई की हमको कभी भी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कभी नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा एक सर्ड। हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ सर्ड सिंस इट कैन नॉट बी simplified into a rational number. तो आई होप आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इधर लिखा है क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स। मतलब हमको ये जो गिवन पेयर है सर्ड्स के वो देखकर बताना है कि ये लाइक सर्ड्स है या फिर अनलाइक सर्ड्स है। तो लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड का कंसेप्ट क्या था? अगर मैं यहाँ पर आपको दो सर्ड दे दूँ, सपोज 5√2 एंड 6√2, और मैं आपको पूछूं ये लाइक सर्ड है यानी, तो आप क्या देखोगे? आप ये वाला जो पार्ट है रूट वाला पार्ट वो देखोगे, उसको कंपेयर करोगे। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइक सर्ड है, और अगर ये अनइक्वल है, सपोज ये √2 की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँ √3, तो ये दोनों के पार्ट जो है वो अलग अलग है, तो ये अनलाइक सर्ड है। तो आई आपको ये रिकॉल करने के आया होगा और समझ में भी आया होगा कि लाइक सर्ड क्या होता है और अनलाइक सर्ड क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम ये जो √52 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई कैसे करते थे? हम फैक्टर्स निकालते थे। तो हम क्या करेंगे? √52 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे 52 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर 2 है, मतलब 2 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 बाहर निकल गया तो और 13 रेडिकल के अंदर चला गया। तो ये जो √52 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√13। 2√13। इसका एक और एक मेथड है जिसको हम कैसे कैसे करते हैं। सपोज जो √52 है, √52 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 या फिर 4 × 13, 4 × 13 लिख सकते हैं ना। और 4 × 13 मतलब 4 × 13 अगर करें तो 13 4 का कितना आता है? 13 4 का 52 एंड ये इसी की वैल्यू हो गई। तो हम √52 को 4 × 13 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं। और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो हम यहाँ पर 2 × 2 × 13 लिख सकते हैं। और ये जो 2 × 2 है ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर × 13, एंड ये जो स्क्वायर और रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 2 √13, 2 √13। लेकिन इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम फैक्टर्स के हेल्प से इजीली ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमको ये बात पता लग गई कि जो √52 है उसी की वैल्यू 2√13 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द गिवन पेयर्स आर हमको क्या पता लगा था कि जो √52 है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2√13। तो अभी गिवन पेयर्स क्या हो गए? गिवन पेयर्स आर 2√13 एंड 5√13। और बाय सीइंग द अबव पेयर, बाय
अबव पेयर या फिर फ्रॉम अबव पेयर above pair we can write they are like pairs, they are like shirts, they are like shirts। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इधर भी सिमिलर तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे और इसको क्या करेंगे 68 इंटू सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर वापस से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी। फिर 2 7 ज़ा 17 1 ज़ा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है और दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो ये 2 का ग्रुप बनेगा और ये 2 बाहर निकल जाएगा और 17 अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा 2√17। नाउ वी नो या फिर हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि ये जो √68 की वैल्यू है उसकी वैल्यू है 2√17। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन पेयर इज, हम √68 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2√17। तो द गिवन पेयर इज 2√17 एंड 5√3। और हम इधर इसको देख के बता सकते हैं कि ये जो सर्ट्स है दे आर अनलाइक सर्ट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दे आर अनलाइक सर्ट्स। नेक्स्ट हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इधर क्या है 4√18 एंड 7√2। अब 18 को सॉल्व करेंगे। 18 के फैक्टर्स निकाल देंगे। 18 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। अब हमको देखना है कि इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर 2 है, मतलब दो दो का ग्रुप बनेगा। ये 3 और ये 3 बाहर निकल जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 और ये रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2। 4√18 दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3√2। अब ये जो 4 इंटू 3 है वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 एंड √2। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो √2 की साइन है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये लाइक सर्ट्स है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द गिवन पेयर इज 12√2 एंड 7√2। देयरफॉर दे आर लाइक सर्ट्स। देयरफॉर या फिर डायरेक्टली लिख देंगे दे आर, hence they are like surds, hence they are like surds। नेक्स्ट क्या है 19√12 एंड 6√3। मतलब ये जो √12 है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? चेक करते हैं। 12 इधर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये 2 और 2 का ग्रुप बनेगा, बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 2 एंड रेडिकेंट के अंदर आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3। 19√12 की इसकी वैल्यू हो जाएगी 19 तो एज इट इज इंटू 2√3 और 19 इंटू 2 ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 19 2 38√3। अब हम देख सकते हैं कि जो ये वाला √3 है और √3 है तो ये इक्वल है, मतलब दिस इज ऑल्सो लाइक सर्ट्स। द गिवन पेयर्स आर, द गिवन pair is 38√3 and 6√3, hence they are like surds, hence they are like surds। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5√22 एंड 7√33। अब हमको ये दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 22 को सिंप्लीफाई करेंगे। 22 को हम सिंप्लीफाई करें तो इधर क्या आ रहा है, सबसे पहले इधर 22 लिख देंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 11 सा एंड 11 1 सा, मतलब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अभी हम 33 को सिंप्लीफाई करेंगे। 33 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 11 सा एंड 11 1 सा, मतलब ये दोनों भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो रहे,
क्योंकि यहाँ पर ग्रुप हो रहा ही नहीं है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें द गिवन पेयर्स आर, द गिवन पेयर आर 5 रूट 22, 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33। तो मतलब हेंस दे आर अनलाइक सर्ट्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये क्या है, 5 रूट 5 एंड अंडर रूट 75। अभी हमको 75 का हमको फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। 75 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5 2 कैरी, 5 5 ज़ा 75, 5 ज़ा 25, फिर वापस से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पर ये 5 जो है वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 रूट 3। क्यों? क्योंकि रूट 3 सिंगल है तो वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 75 इज इक्वल्स टू 5 रूट 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन पेयर्स आर, गिवन पेयर इज 5 रूट 5, 5 रूट 5 एंड 5 रूट 3। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर अनलाइक सर्ट्स, हेंस दे आर अनलाइक सर्ट्स, हेंस दे आर अनलाइक सर्ट्स। तो आई होप आपको ये जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया है। इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने जो सर्ड का टॉपिक है उसके सारे सर्ड के टॉपिक पढ़ लिया, उसके सारे एप्लीकेशन, सारी थ्योरी, सारा कंसेप्ट। सर्ड का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक था, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। तो इसको लेकिन एकदम ईजी तरीके में पढ़ाने की कोशिश किया हो मैंने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर शायद थोड़ा सा छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो टिल देन हम इसको एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।